सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये बात की कि टैक्स क्या होता है, दैट इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, है ना। किसी कानून के तहत की गई पैसे की वसूली को क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। और या फिर मनी पेएबल टू द गवर्नमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। आर्टिकल 265 कहता है कि कोई भी टैक्स ना तो लेवी किया जाएगा ना ही कलेक्ट किया जाएगा जब तक कि ऐसी अथॉरिटी लॉ के द्वारा न दे दी जाए। और आर्टिकल 256 ये कहता है कि किसी भी लॉ को इनेक्ट करने की पावर और उस लॉ के तहत टैक्सेस को लेवी करने की पावर, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस टैक्सेस को लेवी करने की पावर उस मैनर में दी गई है, जो मैनर कहाँ बताया गया है? स्केड्यूल 7। यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर कौन करता है? स्केड्यूल 7। और स्केड्यूल 7 तीन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है यूनियन लिस्ट, जिसे लिस्ट 1 कहते हैं, यानी जहां पर एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। दूसरा पार्ट होता है स्टेट लिस्ट, जिसे लिस्ट 2 कहते हैं, और वहां पर एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे लिस्ट 3 कहते हैं, और वहां पर पावर सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास होती है। राइट नाउ अब हम बात करेंगे ठीक है। अब हम बात करेंगे ये इंडिया में जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा ठीक है, चलिए इसके पहले हम बात कर लेते हैं एक ये फाइनेंस मिनिस्ट्री। सबने सुना है फाइनेंस मिनिस्ट्री? हु इज हेडिंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री राइट नाउ? कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? कौन है? निर्मला सीतारमन। मिस निर्मला सीतारमन इज अ फाइनेंस मिनिस्टर राइट नाउ। फाइनेंस मिनिस्ट्री में होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। फाइनेंस मिनिस्ट्री में होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, ये दो तरीके के टैक्सेस हम पे इंपोज करता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू दो तरीके से हमें टैक्स इंपोज करता है। अच्छा, अब ये सरकार को टैक्स लगाने की जरूरत क्यों है? सरकार क्यों हम पे टैक्स लगाती है? हाँ क्यों इंडिया हाँ हाँ डिफेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। अब सरकार को पैसा चाहिए, इसके लिए सरकार पैसा कहाँ से कमाएगी? सरकार के पास दो से नहीं और 2 से 3 सोर्स और भी होते हैं। एक, सरकार बिजनेस करती है। सुना है आपने गवर्नमेंट बिजनेस करती है? हाँ, गवर्नमेंट बिजनेस करती है। गवर्नमेंट बिजनेस करती है मतलब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज क्या करती है? बिजनेस ही तो करती है। आपको सुविधा देती है और उसके बदले में आपसे टिकट चार्ज करती है, तो वहां से वो प्रॉफिट कमाती है। या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हाँ ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करती है? बहुत सारी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करती है, जिन्हें कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज। जैसे इंडियन ऑयल है, जैसे एनटीपीसी है, जैसे कोल इंडिया है, जैसे बीपीसीएल है। ये सब सरकारी कंपनियां हैं, इनमें सरकार पैसा लगाती है। और क्योंकि सरकार कौन हो गई इन कंपनियों में? शेयर होल्डर हो गई। तो जो पैसा ये कंपनियां कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को भी मिलता है। और इसके अलावा फीस, फाइन, पेनल्टी, चार्जेस, ये सरकार का एक तरीका होता है रेवेन्यू सोर्स करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स। गवर्नमेंट हम पे टैक्स इंपोज करती है और टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उसे अलग अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करती है। तो सरकार की कमाई के कई सारे तरीके होते हैं। हम यहाँ पे टैक्स की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो दो तरीके के टैक्स इंपोज करेगा। एक डायरेक्ट टैक्स होगा और
एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, क्या समझते हैं आप डायरेक्ट टैक्स के बारे में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स आपकी भाषा में? ओके, क्या इनकम टैक्स? ओके, और कैसे आयुषी कैसे डिफाइन करेंगे डायरेक्ट टैक्स? ओके, और युक्ति कैसे डिफाइन करेंगे डायरेक्ट टैक्स को? ओके, अच्छा, अनीशा ने बोलना जो सीधा इनकम पर लगता है। ओके, ऑनलाइन जो लोग हैं उनमें से कोई और कुछ बोलना चाहता है? केशव, निशा, भरत? मैंने कहा आप, मैं आपको समय दूंगी, लिखने की जल्दी नहीं है। बोर्ड के लैप इसके किसी के पहिए नहीं लगे, कोई भागा नहीं जा रहा है, कोई नहीं रन लगाएगा। शांति से सुनिए मेरी बात, लिखिए। मैंने क्या बोला, आप जब 10 दिन बाद रिदम में आएंगे तब आप, मैं जो बोलूंगी उसके साथ साथ लिखिएगा। ओके, सो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स ऑन दी सेम पर्सन, ठीक, जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स को, इंसिडेंस का मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स को इम्पोज किया जा रहा है, टैक्स का बर्डन भी उसी की पॉकेट पे होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया इनकम टैक्स, है ना, यानी जो व्यक्ति पैसा कमाएगा, जो व्यक्ति इनकम कमाएगा, वही व्यक्ति इनकम में से टैक्स भी देगा। ठीक है, जिसका जिस व्यक्ति पे इंपोज किया गया बर्डन भी उसी व्यक्ति को बेयर करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जो ज्यादा समोसे खाएगा पेट उसी का खराब होगा, ठीक, दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और इनकम टैक्स का नेचर होता है इट इज अ, या डायरेक्ट टैक्स का नेचर होता है इट इज अ प्रोग्रेसिव इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव इन नेचर? जैसे जैसे वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। और ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? सीबीडीटी। सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये क्या है? ये इनकम टैक्स के, सॉरी, ये डायरेक्ट टैक्स के पापा है। पापा है मतलब ये एडमिनिस्टर करने का काम करते हैं। डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो सीबीडीटी रेगुलेट करेगा और उसकी बात माननी पड़ेगी। तो सीबीडीटी क्या है? सीबीडीटी इज अ, it is a administrative body over डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी क्या है? ये डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, यानी डायरेक्ट टैक्सेस को एडमिनिस्टर करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, राइट। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए इसकी। वो सीबीडीटी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो आईटीएटी लिखा है वहां। क्या लिखा है वहां पे? आयकर विभाग लिखा है। क्या होता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मतलब पूरे इंडिया में जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम सीबीडीटी करता है। तो सीबीडीटी के ऑफिसर्स कहाँ बैठते हैं? दिल्ली बैठते हैं। आप इनको ऐसे समझ सकते हैं, ये सब क्या है? ये इनकम, ये रीजनल ऑफिसेज हैं। ठीक है, नोट करें।
तो ऋतिक अटेम्प्ट दे रहे, एग्जाम दिया इस बार? एक ही दिया है क्या? अच्छा, फर्स्ट थर्ड वाला? इनके भाई की इंटर में ऑल इंडिया रैंक थी। Indirect tax. Now, what is the indirect tax? Where फिर वही बात, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इस लिखने पे नहीं जाए ना, आप छोड़ दें इसको। जब मैं बोलूं तभी आप लिखें, नहीं तो नहीं लिखें। Where incidence of tax on one person मतलब जैसे मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट का नाम है मोटू सेठ भोजनालय। ओके, इस मोटू सेठ भोजनालय में कौन खाना खाने गए? बबलू। ठीक है, बबलू ने देखा मेन्यू कार्ड, मेन्यू कार्ड में लिखा था छोला कुलचा 1 प्लेट 200 रुपये। ठीक है, क्या लिखा था? छोला कुलचा 1 प्लेट 200 रुपये। और मेन्यू कार्ड में सबसे नीचे ऐसे छोटा सा लिखा था जीएसटी एक्स्ट्रा। ठीक है, इन्होंने छोला कुलचा ऑर्डर किया, मजे से खाया, इन्हें बहुत बढ़िया लगा और इन्होंने वेटर की तारीफ करते हुए उसे बोला बिल ले आओ। ठीक, अब जब बिल बन के आया, बिल में क्या लिखा हुआ था? वैल्यू ऑफ आइटम 200 और जीएसटी @ 5% 10 रुपये, और बिल कितने का बन के आया? 210। जबकि बबलू क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिल कितने का बन के आएगा? 200 का। तो फिर बबलू क्या हो गए? सरप्राइज हो गए। ठीक, थोड़ी देर बाद इन्हें ऐसी फीलिंग आई कि ये जो रेस्टोरेंट है ये क्या कर रहा है? इन्हें चीट कर रहा है। ये जोर जोर से चिल्लाने लगे, तुम धोखेबाज हो, तुम चोर हो, तुमने 200 रुपया मुझे बताया और अब तुम 210 रुपये चार्ज कर रहे हो। अगर रेस्टोरेंट में ऐसा केओस हो जाता है तो कौन आता है सेट चीज़ों को संभालने के लिए? मैनेजर। टाई लगा के मैनेजर आता है। मैनेजर ने बोला कि मिस्टर बबलू क्या हुआ? बबलू ने बोला कि आप ना हमको चीट कर रहे हो, आपने मेन्यू कार्ड में लिखा हुआ था 200 रुपये, लेकिन आप हमसे कितना चार्ज कर रहे हो? 210। मैनेजर ने बबलू को बोला, मिस्टर बबलू आप भोले हो, आप मासूम हो, आपको नहीं पता है कि ये जो जीएसटी है ना, ये हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। यानी मैनेजर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोटू सेठ भोजनालय को, रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। खुद के लिए बात नहीं कर रहा है, वो रेस्टोरेंट के लिए बात कर रहा है। वो रेस्टोरेंट के लिए बोलता है कि हमें गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ता है, बीइंग अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। हमें एज अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज क्या करना पड़ता है? हमें गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ता है। तो बबलू ने बोला दो, मुझे क्या करना है? तुम्हारी पूरी जमीन जायदाद गवर्नमेंट के नाम लिख दो, जिसको जो देना है वो दो, मेरे से क्यों चार्ज कर रहे हो? तो मैनेजर ने उसे समझाया कि देखो बबलू, गवर्नमेंट ने
मोटू सेठ भोजनालय पे क्या किया? जीएसटी इम्पोज किया। यानी गवर्नमेंट ने बोला कि रेस्टोरेंट तुम सरकार को जीएसटी का पेमेंट करोगे, बट हमें यह अधिकार दिया कि हम जीएसटी का बर्डन किस पे शिफ्ट कर सकते हैं? कस्टमर पे। ये बबलू कौन है? कस्टमर। यानी टैक्स का इंसिडेंस किस पे? रेस्टोरेंट पे, लेकिन बर्डन किस पे? बबलू पे। ठीक है, कस्टमर पे। इसका मतलब क्या हुआ? टैक्स का बर्डन इंसिडेंस एक व्यक्ति पे, लेकिन बर्डन दूसरे व्यक्ति पे। ठीक है, अब बबलू बेचारा सीएमए का स्टूडेंट है, इसकी कोई कमाई बढ़ रही है, इसकी कोई पॉकेट मनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन इसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ रहा है। यानी ये 210 रुपए किसको देगा? मोटू सेठ भोजनालय को। मोटू सेठ भोजनालय अपनी पॉकेट में कितना डालेगा? 200, और 10 किसको जाके देगा? गवर्नमेंट को। ठीक है, यानी ये जो 10 रुपए रेस्टोरेंट के पास आए, ये किसके लिए हैं? गवर्नमेंट को पे करने के लिए हैं। कस्टमर से लिए और गवर्नमेंट को दिए। सरकार की नजरों में हु इज अ टैक्स पेयर? रेस्टोरेंट। सरकार की नजरों में कौन है? भोजनालय। सरकार की नजरों में टैक्स पेयर कौन है? भोजनालय। लेकिन भोजनालय अपना बर्डन कस्टमर पर शिफ्ट कर रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जब डायरेक्ट टैक्स होता है तो हम कान ऐसे पकड़ते हैं, जब इनडायरेक्ट टैक्स होता है तब हम कान ऐसे पकड़ते हैं। अल्टीमेटली सरकार के पास टैक्स जा रहा है। जब डायरेक्ट टैक्स होता है तो मेरी कमाई में से मैं ही टैक्स देती हूं, और जब इनडायरेक्ट टैक्स होता है तो मेरी कमाई में से मैं टैक्स नहीं देती। हम कस्टमर से वसूल करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। सब जगह ऐसा ही तो होता है। हम कौन? जैसे हम लोग अपन भी कहीं पे जाते हैं तो हमें भी तो जीएसटी पे करते हैं। बीइंग अ कस्टमर कब करते हो आप? कहाँ करते हो आप? आप गवर्नमेंट को जीएसटी कब जमा कराते हो? जैसे अपन रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो हम अपन भी तो बिल के अंदर ऐड ऑन करके पैसे देते हैं ना। यही तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपकी बात और इस एग्जाम्पल में फर्क है क्या? मैं ये कह रही हूँ कि हम दो तरीके से टैक्स पे करते हैं ना फिर तो। दो तरीके से कैसे किया? जैसे आप इनकम पे भी दे रहे हो, और अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आप इनडायरेक्ट टैक्स भी पे। देखो, मैंने आपको दो बात बोली थी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स सौतेले भाई है, पहली क्लास में बोली थी ना। आप डायरेक्ट टैक्स देते हो, इस बात से इनडायरेक्ट टैक्स की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडायरेक्ट टैक्स लॉज को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपने अपनी इनकम पे टैक्स दिया ना हो। आपकी बात का जवाब, ये जो मोटू सेठ भोजनालय है, ये अपनी कमाई में से, इसकी कमाई कितनी है? 200। इस 200 में से ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ये अपनी कमाई में से नहीं दे रहा है, ये सामने वाले से वसूल कर रहा है और दे रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन तो है भोजनालय पे, बट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन भोजनालय पे नहीं है। नाउ इन फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, सरकार को भोजनालय से दो तरीके का टैक्स मिल रहा है। एक डायरेक्ट टैक्स जो वो अपनी खुद की कमाई में से दे रहा है, 200 रुपए में से हिस्सा सरकार को दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स ये भोजनालय थोड़ी बर्डन बेयर कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन तो बबलू के ऊपर है, बेचारा कस्टमर है। वो इसको यहां पे भोजनालय इस 10 रुपए के लिए क्या कर रहा है? एक हाथ दे एक हाथ ले, इधर से लिया इधर दिया, इसमें उसका कुछ स्टेक है क्या? भोजनालय का कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप ये कहते हो ना कि आप कहाँ पे कर रहे हो, आप थोड़ी आप बीइंग अ कस्टमर, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आप इनकम टैक्स देते हो क्या रेस्टोरेंट के लिए? कस्टमर पे किसका बर्डन है? कस्टमर पे किस टैक्स का बर्डन है? इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कस्टमर पे थोड़ी है। डायरेक्ट टैक्स तो वो अपनी कमाई में से देगा। आपको क्या लेना देना डायरेक्ट टैक्स से? इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। भोजनालय अपनी कमाई में से इनकम टैक्स देगा। बीइंग अ कस्टमर हमारे को किस बात की चिंता? इनडायरेक्ट टैक्स की, जीएसटी की चिंता, क्योंकि हमारे पे बर्डन उसी चीज का है। बोलो। सरकार तभी लेती है जब बिल बनता है, बिल नहीं बना तो टैक्स कहाँ से देगी? वो सब दूसरी बातें, वो हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट पे आपकी बात ठीक है, कुछ पॉइंट पे नहीं है, बट इट इज अगेन डेप्थ स्टोरी, तो यहाँ पे हम वो चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, कि बिल बनेगा तो भी देना पड़ता है, बिल नहीं बनेगा तो भी देना पड़ता है, देने के तरीके अलग अलग होते हैं बस। ओके, अभी ओके? कुछ और कंफ्यूजन है आपको? किसी और को युक्ति कुछ पूछना चाहते हो? ऐसे लग रहा है यहां तक बात आ रही है, बोल नहीं रहे हो।
पक्का? तो जब आप लाइफस्टाइल जाते हो तो आप कपड़े खरीदते हो, अगेन आप उन कपड़ों पे जीएसटी लाइफस्टाइल को देते हो, लाइफस्टाइल गवर्नमेंट को देता है। आप डीमार्ट जाते हो, शॉपिंग करते हो, आप अपना जीएसटी डीमार्ट को देते हो, डीमार्ट गवर्नमेंट को देता है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन सप्लायर बेयर नहीं करता। वो कौन बेयर करता है? हमारे आपके जैसे भोले भाले कस्टमर, कंज्यूमर पे आता है इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन। यानी सरकार को देगा कोई और, पर पॉकेट के ऊपर बर्डन किसी और के। बिल्कुल ऐसा जैसे आपने वो मूवी देखी है जुड़वा, देखी जुड़वा? हाँ, मैंने तो सारी देखी है। आपने कौन सी वाली देखी है? सलमान खान वाली देखी है, वरुण धवन वाली देखी है? वरुण धवन वाली आपने जुड़वा देखी है? हाँ, वरुण धवन में क्या होता है, वो दो जुड़वा भाई होते हैं ना, चांटा एक को पड़ता है, दर्द दूसरे को होता है। बस ये इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा ही है, ठीक है। चांटा पड़ा गीता को, दर्द हुआ सीता को। चांटा किसको पड़ रहा है? भोजनालय को। लेकिन दर्द किसको हो रहा है? कस्टमर को, बबलू को दर्द हो रहा है। भोजनालय को क्या है, उसको थोड़ी अपनी पॉकेट से जीएसटी देना। ओके, सो दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें कुछ कंफ्यूजन है किसी भी तरीके का आपके दिमाग में तो पूछिए, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते। भोजनालय दो तरीके के रिटर्न्स भरेगा। एक भरेगा इनकम टैक्स रिटर्न जहां पे वो अपना इनकम टैक्स जमा कराएगा, दूसरा भरेगा जीएसटी रिटर्न जहां पे जीएसटी जमा कराएगा। एंड मोर ओवर अगेन, जितना हमने यहां पे इस डीटी की बात की, बस हमारा यहां से कनेक्शन खत्म। अब क्या डायरेक्ट टैक्स लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्यों लग रहा है, एक बार लग रहा है, दो बार लग रहा है, 5 बार लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है। दोनों टैक्स सेम टाइम पे लगते हैं, ठीक है। तो यहां पे सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप इनकम टैक्स दे रहे हो तो आप इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दोगे। दोनों एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो ना, तो अपने दिमाग पे इस बात का बोझ मत लीजिएगा कि ये 2 बार टैक्स दे रहा है या 1 बार दे रहा है या 3 बार दे रहा है। डायरेक्ट टैक्स उसकी लेवेबिलिटी अलग तरीके की है, जहां लगेगा वहां लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स इसकी लेवेबिलिटी अलग है, जहां लगना होगा वहां लगेगा, ठीक है। और बोलो, कुछ और बोलना है युक्ति? पक्का? सो नाउ गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये कैसा होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेसिव इन नेचर? हाँ, जैसे डायरेक्ट टैक्स में हमने क्या देखा, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, ठीक है। यहां पर यानी जिस व्यक्ति पे की इनकम बढ़ी उसी पे टैक्स का बर्डन बढ़ रहा है ना। लेकिन यहां पे आप देखिए टैक्स का बर्डन किस पे है? बबलू पे, ठीक है। कमाई किसकी बढ़ रही है? भोजनालय की, लेकिन टैक्स का बर्डन किस पे आ रहा है? बबलू पे। तो दिस इज अ रिग्रेसिव इन नेचर। यहां पे इनकम और टैक्स का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता। इनकम किसी और की बढ़ेगी और टैक्स का बर्डन किसी और पे आएगा। भोजनालय जितना सेल करेगा, जितना कमाएगा, कमाई उसकी बढ़ेगी, लेकिन टैक्स का बर्डन कौन बियर करेगा? है ना, है ना, बबलू, सीता, गीता, बबीता जो कस्टमर्स हैं वो बियर करेंगे। एंड यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन? सीबीआईसी। सीबीआईसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ये क्या है? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को बेयर करने का काम, इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडमिनिस्टर करने का काम कौन करेगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स। अब नोट कर लो इसको।
तो भाई से लड़ाई वड़ाई नहीं करते क्या विनीत? लड़ाई नहीं करते भाई से? ऐसे ही पूछा मैंने। बहनें कम लड़ती हैं वैसे, है ना युक्ति? कोई कम नहीं है, सब बराबर है आजकल। अच्छा, कौन से ऐसे भाई बहन देखे हैं जिनमें लड़ाई नहीं होती? आप देखे हैं क्या ऐसे? नहीं देखे? तो भी चाहे पास रहो तो भी लड़ाई करो। आजकल तो फोन पे भी लड़ाई हो सकती है, ऐसे जरूरी नहीं है आमने सामने होने के लिए। और से बाल वाल खींच के कौन लड़ता है नहीं? जैसे दो चार घूंसे मार दिए उसको, ऐसे वाली लड़ाई नहीं करते हो? ऐसे वाली करते हो? मुंह से लड़ाई लड़ाई नहीं होती। हाँ, मुंह से लड़ाई लड़ाई नहीं होती। अच्छा, आप में से ऐसा कौन है, ठीक है लड़ाई करी तो ओके, लड़ाई के बाद बोलना बंद कर देते हो? कितने दिन ऐसे मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है विनीत? ऐसा करते हो कि लड़ाई के बाद बोलना बंद कर दिया भाई से, थोड़ी देर बाद सब वैसे? मजे मजे में मजे में। हाँ, कितने दिन मैक्सिमम ड्यूरेशन है? 1-2 घंटे और फिर ऐसे बोलते हैं कि मैं भूल गई से बात नहीं कर रही। हाँ युक्ति, कितने दिन तक नहीं बोल सकते हो? 1-1.5 घंटा बस? ठीक है, तब आप मेंटली स्टेबल हो। ऐसे कहते हैं ना, कल कोई साइलेंट मोड में चला जाता है ऐसे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने। हाँ, ऐसा होता है 1 साल तक? अब भाई साल की बात तो नहीं मानती। अगर हो जाए तो अदरवाइज तो नहीं होता। ऐसे ज्यादा लड़ाई मतलब बचपन में होती थी, अब तो बड़े हो गए। अब नहीं तो होती? वो अपना लगता है अब ज्यादा लड़ाई होती है। अब ज्यादा होती है? ठीक है, अलग अलग तरीके बस यार ये साल ऐसे बोलना बोलना मन मत किया करो। किससे लड़ते हो, बहन से या भाई से आक्षी? हाँ, तब तो शादी हो गई उसकी। अब तो वो ही डांटेगी। हाँ, बोले अब, वो बोले अब नहीं बोले ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मत बोल। सही है, चलिए नोट कर लिया। आप भी ऐसे ना 4 कॉलम की टेबल बना लो। टैक्स, टैक्सेबल इवेंट, पावर टू लेवी, लाइबल टू पे। डेट तक पूरा थोड़ी चलेगा। बताती हूँ, ये टेबल बनाओ पहले।
बना लिया? ठीक है, देखो अभी इन्होंने पूछा कि क्या ये सब्जेक्ट थ्योरी चलेगा क्या? ये थ्योरी शब्द सबसे पहले कहाँ सुना था आपने? बचपन में? कौन से बचपन में? मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास वाले या 6-7 वाले या 9-10 वाले में? 10-12 में सुना था। ठीक है, अच्छा देखो, सीएमए में 3 तरीके के सब्जेक्ट होंगे। एक होंगे न्यूमेरिकल, एक होंगे टेक्निकल और होंगे टेक्निकल प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब कॉस्टिंग, कंपनी अकाउंट्स, एफए, जहां पे बिना कैलकुलेटर के आपका काम नहीं चलेगा। टेक्निकल मतलब वो सारे सब्जेक्ट्स जहां पर आप प्रोविजंस पढ़ेंगे किसी ना किसी लॉ के बेस पे, वो सारे सब्जेक्ट्स जहां पर आप प्रोविजंस पढ़ेंगे जहां पे कोई ना कोई लॉ कनेक्टेड होगा। से फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ इज अ टेक्निकल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ टेक्निकल, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टेक्निकल, डायरेक्ट टैक्स, हर लॉ टेक्निकल है। टेक्निकल न्यूमेरिकल क्या होता है? जहां पे आपको प्रोविजंस पढ़ाए जाएंगे और उन प्रोविजंस के बेसिस पे आप हाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये डीटी एंड आईडीटी टेक्निकल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं, कुछ थ्योरी नहीं होता है। ओके, अब जब हम टेक्निकल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जैसे डायरेक्ट टैक्स है, यहाँ पे प्रोविजंस भी बहुत सारे होंगे और वहां पर आपको क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिलेंगे। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो प्रोविजन का रेशो 40-60 रेशो होगा। 60% आप प्रोविजन पढ़ेंगे, 40% आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। बट जब तक आपका प्रोविजंस पे कमांड नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ना डीटी में कर पाएंगे ना आईडीटी में कर पाएंगे। जब आप से फॉर एग्जांपल जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जब आप सैलरी का क्वेश्चन करते थे तो आपको पता होता होगा ना कि एचआरए कितना दिया जा सकता है, या ये वाला अलाउंस कितना होता है, या स्लैब क्या होती है, वो सब क्या करना पड़ता है? याद रखना पड़ता है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आईडीटी में ये 40-60% का रेशो होता है। 60% इज अ प्रोविजन बेस्ड, 40% आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे हम प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे क्लास में, तो आपको पता लगेगा कि देखो ये वाले अटेम्प्ट में इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे ये वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए बस आज के लिए इतना ही। क्या करोगे संडे को? पुष्पा देखोगे? देख ली क्या? देख ली? सबने देख ली? मैंने भी नहीं देखी अभी तक। तो मुझे तो है ना मैंने इससे पहले मैं अल्लू अर्जुन का नाम भी नहीं जानती थी। पुष्पा 1 से पहले मुझे नहीं पता था कि कोई अल्लू अर्जुन नाम का स्टार है क्या। ठीक है, अब जब वो पुष्पा 1 में आए मेरे को है ना, मेरा सर दुख गया उस पूरी मूवी में उनका वो टेढ़ा शोल्डर देख के। मतलब यार ये इतना टिल्ट क्यों है, ये सीधा हो जाए। पर मेरी नहीं, हाँ कर लो।